जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के ALH हेलीकॉप्टर्स में फिर से आया एक बड़ा ग्लिच। ऑपरेशन सिंदूर 10 मई को नहीं हुआ था समाप्त। पाकिस्तानी एयरफोर्स की 60 को स्कोर करने वाली धमकी। US एयरफोर्स का मिलिट्री एयरक्राफ्ट पहुंचा पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस। और CDS के मुताबिक चीन के साथ हमारे बॉन्ड डिस्प्यूट भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी ने अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर्स में एक टेल ड्राइव शाफ्ट वाले इंसिडेंट के बाद पूरी फ्लीट के वन टाइम सेफ्टी चेक्स के ऑर्डर्स जारी किए ताकि फ्लाइट सेफ्टी को सुनिश्चित किया जा सके। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के फ्लाइंग ऑपरेशंस के दौरान हेलीकॉप्टर की टेल ड्राइव शाफ्ट में डैमेज होने वाला इंसिडेंट हुआ था और अब इस घटना के बाद से ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के ट्रांसमिशन सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी पर कुछ प्रश्न उठे हैं, जिसके चलते भारतीय सेना को मजबूरी में तुरंत ही अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की पूरी फ्लीट के ही वन टाइम सेफ्टी चेक्स के लिए ऑर्डर्स जारी करने पड़े थे। ये जो टेल ड्राइव शाफ्ट है, शॉर्ट फॉर्म में TDS, तो इसका काम होता है इंजन पावर को टेल रोटर में ट्रांसफ़र करना ताकि मेन मोटर का टॉर्क बैलेंस रहे, और इसी वजह से इसकी जो मजबूती है वो हेलीकॉप्टर की डायरेक्शनल स्टेबिलिटी पर सीधा असर डालती है। बाकी आर्मी के ध्रुव हेलीकॉप्टर में जो नया ग्लिच आया है तो ये घटना गुरुवार को हुई थी और फिर कुछ ही घंटों के अंदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स एविएशन ने सभी ALH यूनिट्स को प्रायोरिटी बेसिस पर सेफ्टी चेक्स के लिए ऑर्डर्स जारी किए, और इसमें वो ALH यूनिट्स भी शामिल हैं जो कि एयरफोर्स और नेवी भी इस्तेमाल करती हैं। और HAL को भी इस इंसिडेंट के बारे में बताया गया है जो कि TDS ब्रेकडाउन के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेगी। बाकी TDS ब्रेकडाउन किस वजह से हो सकता है तो उसके बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है। इसके सभी पहलुओं को एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिसमें इसके मेंटेनेंस वाले शेड्यूल को भी देखा जा रहा है। बाकी ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो ALH फ्लीट है वो ग्राउंडेड ना हो, लेकिन हर एक हेलीकॉप्टर का वन टाइम सेफ्टी चेक होने के बाद ही उसे फ्लाइंग के लिए क्लियरेंस मिलेगा। और आप सभी को ध्यान होगा कि इस साल जनवरी में जब इंडियन कोस्ट गार्ड का ALH हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो उस घटना के बाद से कई महीनों तक ये जो पूरी ALH फ्लीट थी वो ग्राउंडेड रही थी, और अभी 1 मई को ही आर्मी और एयरफोर्स के ALH फ्लीट को कॉम्प्रहेंसिव सेफ्टी चेक्स के बाद एयरवॉर्दी डिक्लेयर किया गया था। और अब दोबारा से इस हेलीकॉप्टर में एक नया ग्लिच आना तो ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि नेवी और कोस्ट गार्ड के ALH तो अभी भी ग्राउंडेड ही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बेस्ड एक नई बुक की लॉन्च सेरेमनी के दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कहा गया कि आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध है वो 10 मई को खत्म हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काफ़ी लंबे समय तक चला क्योंकि कई निर्णय लेने थे। बाकी इससे आगे कुछ बता पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। बाकी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कब स्टार्ट करना है, कब रोकना है, किस तरह से अपने टाइम स्पेस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, तो इन सारी चीज़ों को लगातार डिस्कस किया गया था। और आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि जब उन्होंने 22 और 23 अप्रैल को कई सारे वेटरन से बात करी तो उनमें से कईयों ने कई सारे बेहतर विकल्प भी दिए थे, और हमारे हर एक एक्शन और जानबूझकर किए गए नॉन एक्शंस तो उन सभी के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस थे। वहीं इसके अलावा थिएटराइजेशन वाली प्रोसेस पर भी आर्मी चीफ की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने जोर देकर ये कहा कि थिएटराइजेशन या आर्मी एयरफोर्स नेवी की कैपेबिलिटीज़ का इंटीग्रेशन तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि इसको मेटलाइज करने में कितना लंबा समय लगने वाला है। अगर किसी को मल्टीपल एजेंसीज के साथ डील करना है तो थिएटराइजेशन ही उसका आंसर है, क्योंकि कमांड की यूनिटी बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जीक्यूशन में कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए आपको एक कमांडर चाहिए। और इसलिए उनके मुताबिक थिएटराइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बैटल लड़ते हैं तो आर्मी अकेले नहीं लड़ रही होती है। इसमें BSF, ITBP, ट्राई सर्विस, डिफेंस साइबर एजेंसीज, डिफेंस स्पेस एजेंसीज और अब तो कुछ कॉग्निटिव वॉरफेयर एजेंसीज भी हैं। इनके अलावा इसरो, सिविल डिफेंस, सिविल एविएशन, रेलवेज, NCC, स्टेट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी एक साथ काम करते हैं। बाकी आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर से LOC की सिचुएशन पर क्या प्रभाव पड़ा है तो इस पर फिलहाल अभी कमेंट करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इससे खत्म हुए कोई ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। बाकी ये प्रश्न कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म खत्म हो गया है तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि LOC पर घुसपैठ की कोशिश अभी भी जारी है और हम सब जानते हैं कि कितने आतंकी मारे गए हैं और कितने बच निकले हैं। और आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि जब गलती से पाकिस्तान की तरफ से उनके शहीदों की सूची सामने आ गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अपने शहीदों को कितने मरणोपरांत पुरस्कार दिए, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो अधिकतर क्रेडिट है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को जाना चाहिए, यानी कि पाकिस्तानी सोल्जर्स की अधिकतर कैजुअलिटीज़ LOC पर भारतीय सेना के ज़बरदस्त एक्शन में ही हुई थी। आज US एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर लैंड हुआ है, और इस्लामाबाद में US एम्बेसी के मुताबिक ये जो US का मिलिट्री एयरक्राफ्ट है ये पाकिस्तान के लिए फ्लड रिलीफ सप्लाईज लेकर आया है। और इस फ्लड रिलीफ सप्लाईज के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने ही अमेरिका को रिक्वेस्ट करी थी। और वैसे तो आमतौर पर इस तरह की रिलीफ सप्लाईज के लिए जो फॉर्मल रिक्वेस्ट है वो देश की गवर्नमेंट के द्वारा भेजी जाती है, ना कि उसकी मिलिट्री के द्वारा। और खैर
पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। बाकी अमेरिका के इस मिलिट्री प्लेन में सिर्फ फ्लड रिलीफ सप्लाईज ही थी या फिर कुछ और भी था, तो ये तो या तो पाकिस्तान जानता है या फिर अमेरिका। और अगर पाकिस्तान के एयरबेस की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि जो पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस है तो उसकी मरम्मत के कार्य के लिए एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है। और जबकि पाकिस्तान के इस नूर खान एयरबेस पर भी रिपेयरिंग का कार्य ऑलरेडी जारी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो नूर खान एयरबेस का नूर भारत की मिसाइलों ने बदला था तो उसको रिस्टोर करने में समय तो लगेगा ही। ऐसा आपको बता दें कि आज पाकिस्तान का डिफेंस डे है, कल 7 सितंबर को पाकिस्तान का एयरफोर्स डे होगा और फिर उसके 8 सितंबर को पाकिस्तान का नेवी डे भी होगा। यानी कि इन 3 दिनों में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग ISPR के द्वारा फुल स्केल में अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडास चलने वाले हैं, जिनके प्राइमरली 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला, पाकिस्तान की नाकामियों को छुपाना और दूसरा, अपनी ही जनता का टूतिया बनाना। और वैसे आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों को एक्सपोज करने के लिए हमने द ग्रिड पर एक स्पेशल वीडियो आज पब्लिश करी है, जो कि पाकिस्तान के सभी प्रोपेगेंडा को बस्ट करती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए, लेकिन इस डिफेंस अपडेट के बाद। और उसे सिर्फ देखिए नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। बाकी जैसा कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा दिवस की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसी दिवस के खास अवसर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स अपनी आवाम को लाहौरी चूरन चिपकाते हुए दिखे हैं, जिसमें उनका एक क्लेम था कि अगर अगली बार भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें हमारा स्कोर 6-0 नहीं बल्कि 60-0 होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई कि 60-0 की बात तो उन्होंने करी, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स की तो केवल 27 ही एयरबेस हैं। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि आर्मी, नेवी, ISPR की प्रोपेगेंडा विंग और बाकी जो आतंकी वहाँ रहते हैं उन सभी के कैंप्स और बेसिस मिला के शायद बोल रहे होंगे। खैर वो तो खैर बात की बात है, पर फिलहाल तो हम यही जानना चाहेंगे कि किराना हिल्स के क्या हाल है आजकल। आज 6 सितंबर को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रेंच काउंटरपार्ट राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ टेलीफोन पर कन्वर्सेशन करी थी और फरवरी 2026 में भारत द्वारा होस्ट किए जाने वाले AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रेंच प्रेसिडेंट को इनवाइट भी किया था और ये इन्विटेशन फ्रेंच प्रेसिडेंट की तरफ से स्वीकार भी कर लिया गया है। यानी कि अगले वर्ष फरवरी में फ्रेंच प्रेसिडेंट भारत की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे। बाकी इस कन्वर्सेशन के दौरान दोनों देशों के लीडर्स ने अलग अलग सेक्टर्स में अपने बीच के बायलैटरल कॉपरेशंस की समीक्षा करी है और उनमें इकोनॉमिक, डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, ये सभी महत्वपूर्ण सेक्टर्स शामिल हैं। और भारत और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए इंडो पैसिफिक रोड मैप और डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, तो इनको भी महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कस किया गया था। बाकी इसके अलावा दोनों देशों के लीडर्स ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने की दिशा में अपने अपने व्यूज़ को एक्सचेंज किया है और इस कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत के कंसिस्टेंट सपोर्ट को दोहराया है। वहीं इसके अलावा US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से मूड स्विंग हुआ है और अब वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को अप्रिशिएट करते हुए दिखे। और जबकि मीडिया के साथ इंटरेक्शन में प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी कहते हुए दिखे कि वे हमेशा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मित्र रहेंगे और उनके मुताबिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक भारत और अमेरिका स्पेशल रिलेशनशिप को शेयर करते हैं और उसमें कोई भी चिंतित होने वाली बात नहीं है। और अभी कल ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, तो अब इस लेटेस्ट इंटरेक्शन में प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हुए दिखें कि मुझे नहीं लगता कि हमने भारत को खोया है। खैर, प्रेसिडेंट ट्रंप के इस तरह के मूड स्विंग्स होते रहते हैं, पर प्रेसिडेंट ट्रंप की इस लेटेस्ट कमेंट के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि वे राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं और भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। यानी कि शुरुआत हुई पहले भारत को डेड इकोनॉमी बोल के, फिर 50% टैरिफ लगाया गया, फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाने की शुरुआत की गई और ये भी क्लेम किया गया कि क्या पता कोई ऐसा दिन आए जब भारत पाकिस्तान से ऑयल खरीदे। फिर कहा कि हमने भारत और रशिया को चीन के हाथों खो दिया है और अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वे भारतीय प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने भारत को नहीं खोया है। आज शुक्रवार को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का यह कहना था कि चीन के साथ जो हमारे अनरिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट हैं, तो वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अपने संबोधन में CDS ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 6 बड़े खतरों को रिवील किया है, जिनमें चीन के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स के अलावा पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर, रीजनल इंस्टेबिलिटी, फास्ट चेंजिंग वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, तो न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरीज के साथ लड़ने का रिस्क, ये कुछ महत्वपूर्ण खतरे हैं। और भारत की सुरक्षा के लिए जो सबसे गंभीर मुद्दा है वो है चीन के साथ चल रहा बॉर्डर डिस्प्यूट, जबकि पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर भी इसके बाद आता है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि फ्रस्ट्रेटेड व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो ने एक बार फिर से भारत पर कुछ नए हमले लॉन्च किए हैं, जिस पर उन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि भारत रशियन ऑयल ट्रेड से प्रॉफिट कमा रहा है और ऊपर से भारत का हाई टैरिफ
अमेरिकन जॉब्स पर असर डाल रहा है। और ये भी लिखा कि भारत सच को हैंडल नहीं कर सकता है। और आपको ध्यान होगा कि ये वही व्यक्ति है जो कि इससे पहले रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को मोदीज वॉर करके डिस्क्राइब कर चुका है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि भारत रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है डिस्काउंट में, तो वो सबसे बड़ी वजह है रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का। बाकी वो बात अलग है कि इनके इन सभी दावों को भारत ने खारिज किया है और ये पूरी तरह से इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग है। और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पीटर नवारो कुछ अलग तरह का ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, और वो कैसा हो सकता है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मेजर गिरीश चंद्र वर्मा, सूबेदार अजीत सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्रनाथ खन्ना वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनमें से मेजर गिरीश को मरणोपरांत वीर चक्र से और सूबेदार अजीत सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्रनाथ को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1965 की ही वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन GS बावा, सूबेदार बंसीलाल और सिपाही कादरी अयालिया वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि 1965 के वॉर की शुरुआत कब हुई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।